नमस्कार, आप सभी का स्वागत है गपशप न्यूज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब 5 अगस्त को अयोध्या के राम मंदिर का भूमि पूजन करने के साथ इसके निर्माण का शुभारंभ करेंगे। ट्रस्ट की अयोध्या बैठक में शनिवार को राम मंदिर के शुभारंभ के लिए पीएम को 3 और 5 अगस्त की तिथियां प्रस्तावित की गई थी, जिसमें से 5 अगस्त की तिथि पर पीएमओ की मोहर लग गई है। इसकी पुष्टि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने कर दी है। इस खबर के आने के बाद अयोध्या के संतों ने खुशी जाहिर की है। वहीं बाबरी मस्जिद के मुद्दे इकबाल अंसारी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। महंत कमल नयन दास ने बताया कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम फाइनल हो गया है। वे 5 तारीख को 12 बजे दिन में राम मंदिर की आधारशिला रखेंगे। इससे पहले 3 अगस्त से ही मंदिर स्थल पूजन और अनुष्ठान के कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। वैसे तो मंदिर स्थल पर अनुष्ठान तथा पूजन के कार्यक्रम 75 दिनों में समय समय पर हो रहे हैं, लेकिन ये 3 दिवसीय विशिष्ट पूजन और अनुष्ठान के कार्यक्रम होंगे। इसके लिए काशी के विद्वान पंडितों की टीम को बुलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री के आने के बाद मंदिर निर्माण तेजी से चलेगा। कमल नयन दास ने बताया कि मंदिर निर्माण की तैयारी लगभग पूरी है, क्योंकि प्रधानमंत्री की भूमि पूजन का अनुष्ठान करना है। कार्यक्रम भी अब तय हो गया है। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट की बैठक में 3 अगस्त और 5 अगस्त की तारीख दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री इनमें जो सुविधाजनक हो उसको खुद तय कर देंगे। ऐसे में 5 तारीख को प्रधानमंत्री का कार्यक्रम तय हुआ है। उन्होंने बताया कि कोरोना संकट के कारण इस कार्यक्रम में ज्यादा भीड़ नहीं रहेगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य, प्रमुख संत महंत और सुरक्षा से जुड़े प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि ही इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी के अयोध्या दौरे के खबर से राम की नगरी में खुशी का माहौल है। संत महंतों ने पीएम मोदी के प्रति आभार जताया है। रामलला के प्रधान पुजारी सत्येंद्र दास ने कहा कि वर्षों से रामलला की टाट के मंदिर में पूजा की, अब भव्य मंदिर में विराजमान देखने की इच्छा पूरी होगी। महंत कमल नयन दास ने कहा कि पीएम मोदी के कर कमलों से राम मंदिर का शुभारंभ होने की खबर से अयोध्या सहित सारे देश में खुशी का माहौल है। अब 3 साल में भव्य राम मंदिर बनकर खड़ा हो जाएगा। वहीं बाबरी मस्जिद के मुद्दे रहे मोहम्मद इकबाल अंसारी ने पीएम मोदी के आने की खबर पर खुशी जताई है। उन्होंने स्वागत करने की इच्छा जताते हुए कहा कि राम मंदिर निर्माण में मैं अयोध्या की जनता और संतों के साथ हूँ। दिल्ली में बारिश के बीच मिंटो ब्रिज पर एक लाश मिलने से हड़कंप मच गया। ये बॉडी उसी बस से सामने तैरती मिली है जो मिंटो ब्रिज पर डूब गई थी। बॉडी एक ड्राइवर की थी, जिसकी मौत पानी में डूबने से हुई। वहां पहुंचे एक शख्स ने बॉडी को किसी तरह बाहर निकाला। सुबह वहां बस में ड्राइवर और कंडक्टर भी फंस गए थे, जिन्हें बाद में निकाला जा सका। पुलिस ने बताया कि जिस शख्स की मौत हुई उनका नाम कुंदन था। 60 साल के कुंदन टाटा एस चलाते थे। वे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से सीपी की तरफ जा रहे थे। रात को ही बारिश के बाद मिंटो ब्रिज पर पानी भरा था। कुंदन ने सोचा उनका वाहन निकल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर अंडरपास में ही उनकी डूबने से मौत हो गई। बॉडी पर पुलिस को फिलहाल किसी अन्य चोट का निशान नहीं मिला है। इस बॉडी को दिल्ली यार्ड में काम करने वाले ट्रैकमैन ने देखा था। उन्होंने बताया कि मैं ट्रैक पर ड्यूटी पर था, उस दौरान ही मैंने ये बॉडी देखी थी। तब मैं ट्रैक से उतरकर नीचे आया और उसे निकाला। उन्होंने बताया कि बॉडी बस के सामने तैर रही थी। दिल्ली में हुई बारिश की वजह से लोगों को कुछ राहत मिली, लेकिन कई जगह जलभराव हो गया था। मिंटो ब्रिज पर तो एक बस भी पानी में फंस गई थी। इसमें ड्राइवर और कंडक्टर मौजूद थे। इन लोगों को बाद में फायर डिपार्टमेंट के लोगों ने आकर निकाला था। जलभराव की वजह से लोगों को अपने वाहन निकालने में दिक्कतें आ रही थी। वहीं पैदल जाने तक का रास्ता नहीं था। मौसम विभाग ने सोमवार को भी बारिश की भविष्यवाणी की है। ऐसा हुआ तो लोगों की दिक्कतें बढ़ना तय है। कोविड-19 वैक्सीन बनाने के लिए पूरी दुनिया में रिसर्च प्रोग्राम और सप्लाई चेन सेटअप किए गए हैं। भारत समेत कम से कम 7 देशों में वैक्सीन कैंडिडेट्स का ह्यूमन ट्रायल पूरा किया जा रहा है। वैक्सीन बनाने को लेकर जो रेस चल रही है, उसमें फिलहाल ब्रिटेन, चीन, अमेरिका और रूस सबसे आगे है। इन देशों में अलग अलग वैक्सीन का इंसान पर ट्रायल एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है। विकसित देशों ने कई बड़ी फार्मा कंपनी से बड़े पैमाने पर वैक्सीन बनाने के लिए सौदेबाजी भी शुरू कर रखी है। इसकी वजह से बाकी देशों में वैक्सीन
उपलब्ध हो पाएगा या नहीं, इसे लेकर संशय की स्थिति बन गई है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने AZD1222 नाम वाले जो वैक्सीन तैयार किया है वह डेवलपमेंट में सबसे एडवांस मानी जाती है। वैक्सीन के ट्रायल में शामिल रहे भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक दीपक पालीवाल ने बताया कि वैक्सीन कोरोना के खिलाफ जरूर असर करेगी। उन्होंने कहा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी बोला है कि उनकी उम्मीदों से दुगने अच्छे नतीजे आए हैं। उन्होंने सच में बेहतरीन रिजल्ट्स देखे हैं। पालीवाल ने बताया कि सभी वॉलंटियर्स को एक नंबर दिया गया है ताकि कोई परेशानी होने पर रिसर्चर्स को बताया जा सके। उत्तर कोरिया ने कहा कि वह अपने बूते कोरोना वायरस को वैक्सीन तैयार कर रहा है। वहां की साइंस रिसर्च काउंसिल ने शनिवार को यह दावा किया। दक्षिण कोरिया समाचार एजेंसी योनहाप के मुताबिक वैज्ञानिक कोविड-19 वैक्सीन तैयार करने के लिए फिलहाल क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं। ये वैक्सीन एंजियोटेंसिन परिवर्तित एंजाइम 2 का इस्तेमाल करके बनाई गई है। नॉर्थ कोरिया ने जानवरों पर वैक्सीन से इम्यूनिटी की पुष्टि की है। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर जो वैक्सीन बनाई है उसकी शुरुआती ह्यूमन ट्रायल पूरा हो गया है। फिलहाल ब्राजील में वैक्सीन का तीसरा फेज की ट्रायल चल रहा है। शुरुआती स्टेज में वैक्सीन कितनी असरदार रही इसका पता कल चलेगा जब यूनिवर्सिटी ट्रायल का डेटा जारी करेगी। भारत में तैयार हुई पहली कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन का दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में ह्यूमन ट्रायल जल्द शुरू होने वाला है। एथिक्स कमेटी से संस्थान को अप्रूवल मिल गया है। एम्स में फेज 1 ट्रायल के लिए कुल 100 पार्टिसिपेंट्स एनरोल किए जाएंगे। वैक्सीन के पहले ट्रायल में 375 लोगों को डोज दी जाएगी। अभी तक इस वैक्सीन का एम्स पटना और रोहतक PGI में ही ट्रायल शुरू हो सका है। 18 से 75 साल की उम्र के हेल्दी लोगों पर ये टेस्ट होगा। अगर ट्रायल में हिस्सा लेना चाहते हैं तो एम्स ने डेडिकेटेड ईमेल ID और फोन नंबर भी दिया है। व्हाट्सएप कॉल के जरिए भी वॉलंटियर्स बनने का रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। अभी तक दिल्ली एम्स का वैक्सीन का स्टॉक नहीं मिला है। वैक्सीन की 2 डोज पहले दूसरे 14वें दिन दी जाएगी। ताइवान और चीन के बीच तनावपूर्ण स्थिति बरकरार है। एक्सपर्ट की इस पर नजर भी बनी हुई है। भले ही चीन ताइवान से कहीं ज्यादा ताकतवर हो, ताइवान अगर सटीक रणनीति के साथ काम करे तो पासा पलट भी सकता है। फोर्ब्स के लिए डेविड एक्स ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि अगर ताइवान चीन के हमले को पेंगू टापू पर रोक दे और उसे अमेरिका के 2-3 एयरक्राफ्ट कैरियर का सहारा मिल जाए तो न सिर्फ ताइवान अपनी जमीन बचा लेगा बल्कि चीन पर हमला भी कर सकेगा। यहाँ तक कि अगर ताइवान चाहे तो अपनी लंबी दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों से पेचिंग तक को निशाना बना सकता है। वॉशिंगटन के न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव के मुताबिक कभी चीन से ज्यादा और बेहतर हथियार रखने वाला ताइवान आज अपनी जंग की रणनीति को बदल चुका है। वह पीपल लिबरेशन आर्मी से बराबरी नहीं कर रहा बल्कि ताइवान की मिलिट्री चीनी टुकड़ियों को नजदीक लाकर फिर हजारों मिसाइलों से उन पर हमला करने की रणनीति रखती है। थिंक टैंक का कहना है कि ताइवान किसी भी तरह की चढ़ाई को रोकने की कोशिश में है। ताइवान की मिसाइलों के जखीरे में है स्टिंगर, चैपरल, पैट्रियट, टिनचिन और टिनकुंग जैसी जमीन से हवा में मारने वाली मिसाइल। वही एंटी टैंक मिसाइल जेवलिन है, टाओ और हेलफायर और एंटी शिप हार्पून और सिंग फेंग मिसाइलें हैं। चीन पर हमला करने के लिए ताइवान के पास वैन चीन एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल और यूनफैंग ग्राउंड लॉन्च क्रूज मिसाइल है। यूनफैंग को ताइवान के ही नेशनल चोंगशाइन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बनाया गया और ये चीन के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। यूनफैंग अपने कंबाइंड साइकिल प्रोपल्शन की वजह से सुपरसोनिक है। इसमें एक सॉलिड रॉकेट बूस्टर है जो मिसाइल को उसकी क्रूज स्पीड पर पहुंचाता है। इसके बाद हवा से चलने वाला रैमजेट इंजन इसे चलाता है। यूनफैंग इतनी ताकतवर है कि ताइवान से चलाए जाने पर ये शंघाई और पेइचिंग में PLA बेस को उड़ा सकती है। अमेरिका एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के मुताबिक मॉडर्न क्रूज मिसाइलों के जरिए ताइपाई चीन को ये संदेश देना चाहता है कि अगर जंग हुई तो वह सिर्फ ताइवान और आसपास के समुद्र तक सीमित नहीं रहेगी। क्रूज मिसाइलों से ताइपाई न सिर्फ PLA बेस बल्कि चीन के लोगों को निशाना बनाकर चीन को एक बड़ी कीमत चुकाने के लिए मजबूर कर सकता है।
पीएलए कोशिश कर सकती है कि जमीन से हवा में मारने वाली मिसाइल बैटरी से खुद को बचाया जा सके, लेकिन मिसाइल डिफेंस का कम ही फायदा होता है। ताइवान के पास कितनी यूनफिंग है ये साफ नहीं है, लेकिन वह जितनी भी पैचिंग पर चला सकेगा, चीन के लिए ताइवान पर कब्जा करने का सपना उतना ही दूर हो जाएगा। सरकार ने ये साफ किया है कि देश में प्राइवेट ट्रेनें मार्च 2023 से चलेगी। इसके लिए टेंडर मार्च 2021 तक फाइनल कर लिए जाएंगे। स्पष्ट कहा गया है कि अगर किसी वजह से कोई गलतफहमी फैली हो तो अभी की जानकारी को पुख्ता माना जाए। बता दें कि प्राइवेट ट्रेनों के संचालन को लेकर कई तरह की बातें हो रही थी, जिसकी वजह से सरकार को इस पर सफाई देनी पड़ी है। पिछले दिनों मीडिया में ऐसी खबरें आ रही थी कि प्राइवेट ट्रेनें मार्च 2024 से चलेगी। ऐसे में सरकार ने ये सफाई दी है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके यादव ने कहा कि सरकार ने 5% ट्रेनों के निजीकरण का फैसला किया है। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत होगी। बाकी 95% ट्रेन रेलवे की तरफ से ही चलाई जाएंगी। भारतीय रेल अभी करीब 2800 मेल या एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का परिचालन करती है। यादव ने कहा, ट्रेनों की खरीद निजी कंपनियां करेंगी और उनके रखरखाव का जिम्मा भी उन्हीं का होगा। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि यात्री रेलगाड़ी परिचालन में निजी कंपनियों के उतरने से रेलगाड़ियों को तेज गति से चलाने और रेल डिब्बों की टेक्नोलॉजी में नया बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि ज्यादातर प्राइवेट ट्रेन मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बनाई जाएंगी। किराया एसी बस और हवाई किराए को ध्यान में रखकर तय किया जाएगा। वहीं कोशिश होगी कि अप्रैल 2023 तक प्राइवेट ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाए। रेवेन्यू मॉडल को लेकर यादव ने कहा कि कंपनियों को रेलवे की बुनियादी सुविधाओं, बिजली स्टेशन और रेल मार्ग इत्यादि के उपयोग का शुल्क भी देना होगा। इतना ही नहीं, कंपनियों को प्रतिस्पर्धी बोलियां लगाकर भारतीय रेलवे के साथ राजस्व भी साझा करना होगा। वहीं उन्होंने कहा कि यदि निजी कंपनियां यात्री रेलगाड़ी परिचालन से जुड़ी किसी भी प्रदर्शन मानक को पूरा करने में असफल रहती है तो उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। हर रेलगाड़ी इंजन में एक बिजली मीटर भी होगा और कंपनियों को उनके द्वारा उपभोग बिजली का वास्तविक भुगतान करना होगा। ऐसे उन्हें अपना बिजली खर्च कम रखने को प्रोत्साहित करेगा। सभी प्राइवेट ट्रेन 12 क्लस्टर्स में चलाई जाएंगी। ये क्लस्टर बेंगलुरु, चंडीगढ़, जयपुर, दिल्ली, मुंबई, पटना, प्रयागराज, सिकंदराबाद, हावड़ा और चेन्नई होंगे। यादव ने कहा कि प्राइवेट ट्रेन के लिए फाइनेंशियल बिड 2021 के अप्रैल तक पूरा हो जाना चाहिए। रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन को सितंबर 2020 तक फाइनल कर लिया जाएगा। रेलवे के अनुसार इन ट्रेनों में यात्रियों को एयरलाइन जैसी सेवाएं मिलेंगी। निजी इकाइयां किराए तय करने के अलावा खान पान, साफ सफाई और बिस्तरों की आपूर्ति यात्रियों को करेंगी। दीपिका पादुकोण और प्रभास के फैंस के लिए गुड न्यूज है। उनके चहेते स्टार्स एक फिल्म में साथ आ रहे हैं। वैजयंती फिल्म्स ने इसको लेकर अनाउंसमेंट कर दिया है। फिल्म का टेंटेबल टाइटल प्रभास 21 रखा गया है। फिल्म साइंस फिक्शन जॉनर की होगी। फिल्म मेकर नाग अश्विन ये फिल्म बनाएंगे और ये काफी बड़े बजट की मूवी होगी। दीपिका और प्रभास पहली बार किस फिल्म में साथ आ रहे हैं। दोनों सुपरस्टार्स को एक साथ देखना काफी एक्साइटिंग होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म की शूटिंग अगले साल अप्रैल में शुरू होगी और 2022 में रिलीज होगी। फिल्म का प्री प्रोडक्शन अभी शुरू होना है। कोविड-19 की सिचुएशन संभलने के बाद फिल्म मेकर्स इसका डिसीजन लेंगे। वर्क फ्रंट की बात करें तो दीपिका को मेघना गुलजार की फिल्म छपाक में आखिरी बार देखा गया था। वही फिल्म इस साल जनवरी में रिलीज हुई थी और वहीं प्रभास की लास्ट फिल्म साहो थी। दिल्ली में कुछ ही घंटों की बरसात के बाद जगह जगह जलभराव की स्थिति सामने आने लगी। रविवार सुबह मिंटो ब्रिज पर पानी भरने से एक तिपैया चालक की मौत हो गई। अब दिल्ली सरकार ने स्वीकार किया कि कोरोना के कारण इस बार नालों की साफ सफाई मुस्तैदी से नहीं हो सकी। दिल्ली में जलभराव की स्थिति पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है, इस साल सभी एजेंसियां, चाहे वो दिल्ली सरकार की हो या नगर निगम की, कोरोना नियंत्रण में लगी हुई थी। कोरोना की वजह से उन्हें कई कठिनाइयां आई। ये वक्त एक दूसरे पर दोषारोपण का नहीं है। सबको मिलकर अपनी जिम्मेदारियां निभानी है। जहां जहां पानी भरेगा हम उसे तुरंत निकालने का प्रयास करेंगे। वहीं दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष एवं आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा ने कहा है, हर साल मार्च अप्रैल में नगर निगम और दिल्ली सरकार द्वारा नालों की सफाई कार्रवाई जाती है। इस साल कोरोना ने देश और दुनिया पर धावा बोला। उसके चलते बहुत सारे काम जो होने थे वो रुक गए, उनकी गति कम हो गई। इस बार इतनी मुस्तैदी से नालों की साफ सफाई नहीं हो पाई। जून से नालों की साफ सफाई शुरू करवाई गई।
राघव ने कहा, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मिंटो रोड समेत अन्य स्थानों पर नजर रखे हुए हैं और सीधे इंजीनियर्स के संपर्क में है। मिंटो ब्रिज पर पंपिंग के जरिए पानी हटा दिया गया है। आम आदमी पार्टी ने इस विषय पर दिल्ली नगर निगम और भाजपा के नेताओं को भी आड़े हाथों लिया है। जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने कहा, हम लोग काम करने में विश्वास रखते हैं, लेकिन भाजपा के नेता उल्टी सीधी बयानबाजी कर रहे हैं। मिंटो ब्रिज इलाका एनडीएमसी के अंतर्गत आता है और एनडीएमसी केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करती है। गौरतलब है कि दिल्ली में महज कुछ घंटों की बारिश के बाद मिंटो ब्रिज, जखीरा फ्लाईओवर, दक्षिण दिल्ली के पुल प्रहलादपुर, उत्तर दिल्ली के जहांगीरपुर समेत कई इलाकों में पानी भर गया, जिससे लोगों को परेशानी हुई। इस दौरान मिंटो ब्रिज के समीप तिलक ब्रिज इलाके में तेज बहाव के कारण कुछ कच्चे मकान और झुग्गियां बह गई। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि देश में कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो चुका है, यानी हालात आगे और बिगड़ सकते हैं। कम्युनिटी ट्रांसमिशन में संक्रमित शख्स को नहीं पता होता कि उसे वायरस कहां से मिला। ऐसे में वायरस का सोर्स ढूंढना मुश्किल हो जाता है, जो चिंता बढ़ाता है। सर गंगाराम अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद कुमार ने कहा कि पिछले काफी समय से भारत में कोरोना कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है। उन्होंने कहा, दिल्ली और मुंबई के धारावी इलाके में जिस तरह से कोरोना फैला, उसको देखकर लगता है कि भारत में इसका कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो चुका है। डॉक्टर ने कहा कि भारत में जिस तरह से हर रोज रिकॉर्ड्स केस आ रहे हैं, उससे ही आप आकलन लगा सकते हैं। उन्होंने कहा कि आईएमए के बयान से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि भारत में कोरोना का सामुदायिक प्रसार हो रहा है। डॉक्टर कुमार का कहना है कि ये कोई बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को कहा कि भारत में कोविड-19 के मामलों में मृत्यु दर घट रही है और इसका श्रेय अस्पतालों में भर्ती मरीजों के बेहतर क्लिनिकल प्रबंध को जाता है। मंत्रालय ने कहा कि भारत दुनिया में कोविड-19 के मरीजों की सबसे कम मृत्यु दर वाले देशों में एक है। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे 29 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, जहां मामला मृत्यु दर देश के औसत से कम है। भारत में पिछले 3 दिनों से लगातार रोज कोरोना वायरस के 30,000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही कोरोना से संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर 10,38,716 हो गई। अभी तक 6,53,750 लोग संक्रमित होने के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। देश में इस समय 3,58,652 संक्रमित लोगों का इलाज चल रहा है। कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर एक डराने वाली रिपोर्ट सामने आई है। आईआईटी भुवनेश्वर और एम्स के शोधकर्ताओं ने संयुक्त स्टडी में पाया है कि मॉनसून और सर्दियों में कोविड-19 संक्रमण की रफ्तार और भी तेज हो सकती है। स्टडी की माने तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि के बाद संक्रमण के मामलों में 0.99% की गिरावट आ सकती है। साथ ही केस के दुगने होने का समय 1.25 दिन बढ़ सकता है। स्टडी के अनुसार बारिश, तापमान में कमी और सर्दियां आने के चलते वातावरण के ठंडा होने से देश में कोविड-19 के संक्रमण के लिए समय अनुकूल हो सकता है। आईआईटी भुवनेश्वर के स्कूल ऑफ अर्थ, ओशियन एंड क्लाइमेट साइंसेज विभाग में सहायक प्रोफेसर वी विनोज की अगुवाई में ये स्टडी की गई है। इस स्टडी को नाम दिया गया है कोविड-19 का भारत में संक्रमण और तापमान और सापेक्षिक आर्द्रता पर निर्भरता। शीर्षक रिपोर्ट ने अप्रैल और जून के बीच 28 राज्यों में कोरोना वायरस के प्रकोप और ऐसे मामलों की संख्या को ध्यान में रखकर ये स्टडी की गई है। आईआईटी भुवनेश्वर के स्कूल ऑफ अर्थ, ओशियन एंड क्लाइमेट साइंसेज विभाग में सहायक प्रोफेसर वी विनोज कहते हैं, स्टडी में पता चला है कि तापमान में वृद्धि के चलते वायरस के फैलाव में गिरावट आती है। स्टडी में पाया गया कि ह्यूमिडिटी में बढ़ोतरी से कोरोना के मामले बढ़ते हैं, जबकि मामलों के दुगने होने का समय लगभग 1.18 दिन घट जाता है। इससे मानसून के मामलों में तेजी की आशंका है और सर्दियों में यह और भी तेजी से बढ़ सकता है। हालांकि शोधकर्ताओं ने यह भी कहा कि क्योंकि मानसून और सर्दियों की शुरुआत से हाई ह्यूमिडिटी की अवधि के दौरान अध्ययन नहीं किया गया था, इसलिए इसके सटीक प्रभाव को स्थापित करने के लिए अधिक शोध किए जाने की आवश्यकता है। रिसर्च टीम का हिस्सा रहे एम्स भुवनेश्वर के माइक्रोबायोलॉजी विभाग की डॉक्टर विजयनी बेहरा ने कहा कि कई अध्ययनों ने सुझाव दिया कि तापमान में गिरावट और अपेक्षाकृत कम ह्यूमिडिटी ने बीते समय में इस तरह के प्रकोप को आसान बना दिया है।
स्टडी के अनुसार सर्दियों के दौरान कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की संभावना है। उन्होंने कहा कि स्टडी का उद्देश्य है अधिकारियों को इस महामारी का मुकाबला करने के लिए प्रभावी उपाय लाने में मदद करना। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उनकी कार्बन कॉपी कहे जाने वाले सचिन तिवारी की फोटोज और वीडियोज अब इंटरनेट पर काफी वायरल है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली के रहने वाले सचिन फिटनेस को लेकर भी काफी एक्टिव है, जहां सुशांत की याद में उनके फैंस थ्रोबैक पोस्ट शेयर कर रहे हैं। वहीं वे दिवंगत एक्टर के हमशक्ल को देखकर भी हैरान है। सचिन का फेस कट, हेयर स्टाइल बिल्कुल वैसा ही जैसा सुशांत का करियर के शुरुआती दिनों में था। यही वजह है कि सचिन अब इंटरनेट सेंसेशन बन गए हैं। हाल ही में इंस्टाग्राम पर सचिन ने अपनी मोनोक्रोम पिक्चर शेयर की। इस पर उन्होंने कैप्शन दिया, जिंदगी वही है जब आप दूसरी योजनाओं को बनाने में व्यस्त होते हैं। जैसे ही सचिन ने अपने तस्वीर शेयर की, सुशांत के फैंस के कमेंट की बाढ़ सी आ गई। एक यूजर ने पूछा, सुशांत की बायोपिक में कब आओगे? हम तुम्हें उनकी बायोपिक में देखना चाहते हैं। वही एक दूसरे यूजर ने लिखा, आप उनकी बायोपिक में डिजर्व करते हैं। असल में सुशांत सर की जगह तो कोई नहीं ले सकता, कभी नहीं, लेकिन हाँ, उनकी तरह बनने की कोशिश करना भी काबिल तारीफ होगा। बता दें, सुशांत ने 14 जून को अपने मुंबई स्थित अपार्टमेंट में सुसाइड कर लिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक वे कुछ महीने से डिप्रेशन से जूझ रहे थे। फैंस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इस बीच एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी सुशांत से जुड़े कुछ चौंकाने वाले खुलासे एक इंटरव्यू में कहे हैं, जो हर किसी का ध्यान खींच रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।